दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 23 और 24 की बात किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया था। आर्टिकल 23 और 24 से सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 25 से लेकर के, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो चलिए एक हेडिंग बनाइए और लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको दिया गया है, इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान आपको कहां पर दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्त जो प्रावधान है वो आपको मिल जाता है। आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात कर लें तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में इसका पूरा प्रावधान जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां से आपको ये सारे जो सवाल होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको यही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अब जरा इस बात को आप समझिए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान यहां पर आप पढ़ने चल रहे हैं, क्या इसका जिक्र हम लोगों ने इसके पहले कहीं पर किया है? तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसा ही व्यवस्था आपको मिला हुआ था प्रस्तावना में। हमारे संविधान की जो प्रेयम्बल है, इस प्रेयम्बल में भी आपको कुछ इस तरीके के प्रावधान देखने को मिले होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग प्रस्तावना में बात कर रहे हैं, यहां पर एक शब्द मिलता है और उसका नाम होता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल आपको कहां पर दिया गया है? तो वो होता है आपका प्रेयम्बल में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्युलर शब्द कहते हैं। तो सेक्युलर का मतलब जो आपको प्रस्तावना में दिया गया है, सेम वही बातें आपको यहां पर भी देखने को मिलती है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो फंडामेंटल राइट में जो आपको सेकुलर शब्द को आप यहां पर समझ सकते हैं एक तरीके से। तो एक प्रश्न आपके मन में यह भी आ सकता है कि जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द को हम लोगों ने जोड़ा था, और इसको अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बतलाया था कि इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 1976 में एक संविधान में संशोधन किया गया था, और उसी के जरिए यहां पर बेसिकली 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे? एक तो आपका पंथ निरपेक्ष था। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही समाजवाद शब्द को भी जोड़ा गया था हमारी प्रियम्बल में, और इसके साथ में अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। तो टोटल कितने शब्द जोड़े गए थे? ये 3 शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में। यहां तक की बात क्लियर होती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आपने पढ़ा भी था पहले कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा। ये शब्द जो है वो आपको कहां पर देखने को मिल जाता है? तो ये पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द का मतलब आपको बतलाता है। अब इसी बातों को लेकर के जो आपको यहां पर धर्म से संबंधित बातें प्रस्तावना में बताई गई हैं, उसी को लेकर के, उसी को कहें तो थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में इसका पूरा प्रावधान आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो 25 में किस बात का प्रावधान है? आर्टिकल 25 आप हेडिंग बनाएंगे। आर्टिकल 25 में क्या प्रावधान किया गया है? तो यहां पर है अंतःकरण की आजादी। अंतःकरण की आजादी का प्रावधान यहां पर किया गया। अब अंतःकरण का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, तो किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो यहां पर एक पॉइंट जरा लिखिएगा कि अंतःकरण में, जिसको अंतःकरण का मतलब होता है किसी भी धर्म को मानने की आजादी। यहां पर क्या लिखेंगे? किसी भी
धर्म को मानने, उसकी अभिव्यक्ति करने, उसका प्रचार प्रसार करने, ये सभी आजादी आपको कहां पर मिलती है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसका पूरा प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आप जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी भी धर्म को मानने की बात करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करने की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा कि क्या इस पर युक्ति संगत जो प्रतिबंध की हम लोग बात करते हैं, तो युक्ति संगत इस पर प्रतिबंध है कि नहीं है? तो युक्ति संगत प्रतिबंध यहां पर लागू होता है। युक्ति संगत प्रतिबंध की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। कहां पर? आर्टिकल 25 में आपको इस पर प्रतिबंध की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि आपको धार्मिक आजादी का पूरा प्रावधान आर्टिकल 25 के अंतर्गत देखने को मिलता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हम लोगों ने बात भी किया था कि कौन कौन से ऐसे आधार होते हैं, तो जैसे लोक व्यवस्था होता है, लोक सदाचार होता है, साथ ही साथ में देश की अखंडता, एकता, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर युक्ति संगत तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि धार्मिक उन्माद वगैरह जो लोग फैलाते हैं, उन सभी का प्रतिबंध, उन सभी के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। धर्म की आजादी आपको है, उसका प्रचार प्रसार आप करिए अच्छे तरीके से और उसको मानिए, उसको एक्सप्रेस करिए, सारी बातें आपकी सही हैं, सभी आपके फंडामेंटल राइट में आते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि किसी भी तरीके से अन्य व्यक्तियों को, खास करके पब्लिक, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी का इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में देखेंगे तो आर्टिकल 25 में ही, जैसे कि हम लोग जो हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जो यहां पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इस हिंदू शब्द में कौन कौन सी कम्युनिटीज को और शामिल किया गया है? तो जैसे जैन धर्म है, जैन है, इसके अलावा बौद्ध है, और इसके अलावा तीसरा क्या हो जाता है? सिख हो जाता है। तो ये तीन कम्युनिटी जो हैं, ये भी आपको यहां पर शामिल मानी जाती हैं। किसमें? हिंदू धर्म के अंतर्गत ही जैन, बौद्ध और सिख, ये तीनों को यहां पर माना जाता है। बात यहां पर क्लियर हो गई। अब इसके अलावा धर्म को मानने की पूरी आजादी है आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि धर्मांतरण की आजादी नहीं है, धर्मांतरण करवाने की आजादी नहीं है, धर्मांतरण करवाने की आजादी नहीं है। मतलब इसका जरा समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपके प्रचार प्रसार से कोई प्रभावित होकर के अगर आपके धर्म को स्वीकार करना चाहता है, तो वो अलग मैटर है, उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कर सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण करवाने की आजादी नहीं है। इसका मतलब जरा समझते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जोर जबरदस्ती से या फिर किसी को किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे करके या डरा धमका करके, ऐसे में अगर धर्म का परिवर्तन आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके आर्टिकल 25 का वायलेशन माना जाएगा। बात यहां पर कंफर्म है। किसी को भी आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता में आपको ये बात भी देखने की जरूरत है। अब जैसे बात करें कि कुछ धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, खास करके अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखते थे पहले बाल विवाह होता था, सती प्रथा होती थी, नर बलि है, पशु बलि है। तो ये सब जो हैं, ये धार्मिक हिंदू धर्म का ये अभिन्न अंग नहीं माने जाते। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बकरीद के अवसर पर जो बकरे को काटा जाता है, वो भी धार्मिक क्रियाकलाप का कोई भी ये पार्ट नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म में कृपाण धारण करने की बात की गई है। सिख धर्म में कृपाण धारण करने की बात की गई है। तो अगर सिख धर्म
का कोई अनुयायी है और वो कृपाण धारण करता है तो इसको अभिन्न अंग माना गया है। इसको जो है अभिन्न अंग माना गया है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, अभिन्न अंग तो माना गया, लेकिन जो ये धारण किया जाने वाला कृपाण है ना, ये कैसा होना चाहिए, ये पूरी तरीके से कवर्ड होना चाहिए, ये ढका हुआ होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। और अगर कवर्ड नहीं है तो ये गलत होगा। तो कृपाण धारण करना सिख धर्म का ये अभिन्न अंग जरूर माना जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि ये कवर्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि यह किसी को नुकसान न पहुंचाए, कवर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होगी कि किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था अगर है तो कृपाण धारण करने पर किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हम लोगों ने जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया है वो आपके परीक्षाओं के लिए अलग अलग तरीके से सवालों के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, कॉन्शियसनेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अंतःकरण की आजादी की बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म को मानने के लिए आप पूरी तरीके से आजाद हैं। किसी भी धर्म का आप अनुसरण कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सारी बातें 25 में आपको लिखी मिलती है। साथ ही साथ में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है पब्लिक न्यूसेंस के आधार पर, देश की एकता और अखंडता के आधार पर। सवाल आपसे एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि हिंदू धर्म में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो जैन, बौद्ध और सिख, इन तीनों को शामिल किया जाता है। धर्मांतरण करवाने की आजादी नहीं होती है। प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर के अगर आपके धर्म में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है, इस पर रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी के साथ आप जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका करके, किसी भी प्रकार का, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इस किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे करके आप नहीं करवा सकते हैं। कृपाण धारण करना जो होता है वो सिख धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है। कंडीशन ये है कि वो कवर्ड होना चाहिए और किसी को ये नुकसान न पहुंचाए। इस बात की व्यवस्था आपको आर्टिकल 25 में देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद में देखेंगे तो कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 26 की बात करते हैं। आर्टिकल 26 की हम लोग अगर बात करें तो यहां पर प्रावधान आपको क्या देखने को मिलता है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान आपको, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान आपको कहां पर देखने को मिल जाता है, स्वतंत्रता का प्रावधान आपको आर्टिकल 26 में देखने को मिलता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके से अगर धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। किसी भी संस्था की स्थापना करना है तो ये सारी चीजें आप धार्मिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा है कि अगर किसी भी व्यक्ति से, यहाँ पर आर्टिकल जो 27 है, यहाँ पर किस बात का प्रावधान है, तो आर्टिकल 27 में है धार्मिक कार्यों के लिए जो भी काम होगा उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स न लिया जाएगा। क्या लिखेंगे, आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो कर होता है टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स होता है और फी होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। हम फी कब लेते हैं, तो जब हम एक निश्चित सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस के बदले हम क्या ले सकते हैं, फी ले सकते हैं। और ये क्या होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको उसका शुल्क चाहिए होता है, फी उसकी चाहिए होती है। और शुल्क जो होता है सेवा के बदले में लिया जाता है, और अगर कर होता है तो कर जो होता है वो बाध्यकारी होता है, वो ऑप्शनल नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये टैक्स जो होता है ये कंपलसरी होता है। ये कैसा होता है, कंपलसरी होता है। और ये कैसा होता है, ऑप्शनल होता है।
ऑप्शनल होता है, जो आपका फी होता है सर्विस के बदले, वो कैसा है, ऑप्शनल है। लेकिन जो टैक्स होता है वो कंपलसरी होता है, ये देना ही देना है, मतलब ये बाध्यकारी होता है। बात क्लियर है? तो ये कैसा होगा, बाध्यकारी होगा। और जो फी होती है, शुल्क होता है, वो कैसा होता है, तो वो ऑप्शनल होता है। यहां पर ये बात आपको कंफर्म हो गई। तो आर्टिकल 25, 26 और 27 की हम लोगों ने बात किया है। अब इसमें आप देखिएगा तो आर्टिकल 28 आपको मिलेगा। आर्टिकल 28 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 28 में किस बात का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 28 में देखेंगे तो कोई भी अगर राज्य के द्वारा वित्त पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान है तो धार्मिक शिक्षा वहां पर नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात क्लियर है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? तो आर्टिकल 28 में आपको देखने को मिलता है। और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है तो वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, और न ही किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह बात कंफर्म हो गई। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 की हम लोगों ने बात किया। एक बार मैं फिर से आपको ये सारे आर्टिकल्स रिवाइज करवा देता हूं। आर्टिकल 25 में आपने देखा था कि अंतःकरण की आजादी है। 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। 27 में है धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन फी लिया जा सकता है, चूंकि फी जो होती है वो सर्विस के बदले दिया जाता है और टैक्स जो होता है वो बाध्यकारी होता है। 28 में हम लोगों ने बात किया कि धार्मिक शिक्षा अगर कोई भी राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था है, शैक्षणिक संस्थान है, तो उसमें न तो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये था आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ये महत्वपूर्ण 25 से लेकर के 28 तक के सारे आर्टिकल्स। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। और यहां पर हम लोगों को देखना है कि जो आर्टिकल 28 के बाद 29 और 30 है, इसमें किस बात का प्रावधान किया गया है। तो 29 और 30 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये दो जो आर्टिकल हैं, यहां पर शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित, एजुकेशन और कल्चरल राइट, संस्कृति से संबंधित अधिकार कौन सा है? एजुकेशनल और कल्चरल राइट की बात की गई है। कहां पर? आर्टिकल 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में किस बात का प्रावधान किया गया है? शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार हैं उनका प्रावधान आपको यहां पर देखने को मिलता है। खास करके अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 29 और 30 की, तो हरीश चंद्र मुखर्जी की रिपोर्ट पर इसको संविधान में लागू किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको निकल कर आता है कि इसको एच.सी. मुखर्जी की रिपोर्ट के आधार पर इसको जो है लागू किया गया था। अब देखिए जो आर्टिकल 29 और 30 है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकारों का प्रावधान किसकी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? तो आंसर आप लगाइएगा हरीश चंद्र मुखर्जी की रिपोर्ट के आधार पर। 29 और 30 जो है ये किस के लिए लागू होता है? तो खास करके ये अल्पसंख्यक वर्गों को विशेषाधिकार देता है। अगर हम लोग स्पेशली बात कर लें किसकी,
तो आर्टिकल 30 की ये किसके लिए लागू होता है? अल्पसंख्यकों के लिए लागू होता है। अब सवाल आपके मन में आना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग हम किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग हम उसको कहते हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 50% से कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। अब यहां पर दूसरा ध्यान में आप रखना है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं या पूरी पॉपुलेशन का जो 50% हम लोग डिसाइड करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? मान लीजिए कि हमारे एक स्टेट में, किसी भी एक स्टेट में मान लेते हैं कि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस आधार पर, आधार क्या होना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो जो हमारा संविधान है अल्पसंख्यकों की काउंटिंग का जो आधार बतलाता है वो सिर्फ दो बतलाता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि भाषा के आधार पर, और दूसरा होता है धार्मिक अल्पसंख्यक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक। तो संविधान, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक की बात हम लोग करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? भाषाई अल्पसंख्यक, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। तो संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए दो बात यहां पर आपको दी गई है। अब यहां पर आप देखिएगा तो ये सवाल आपसे कई बार पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो आपका पहला आ जाता है आर्टिकल 29। 29 में किस बात का प्रावधान है? तो आर्टिकल 29 जो होता है ये अल्पसंख्यक वर्ग को, ध्यान रखिएगा, ये वही अल्पसंख्यक हैं वो या तो भाषा के आधार पर होंगे या धर्म के आधार पर। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने के लिए भाषा, इसके अलावा लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की पूरी आजादी दी जाएगी। किसको किसको? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा किसको? अल्पसंख्यक वर्गों को। फिर से एक बार इसको याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक हमारे यहाँ सिर्फ दो आधारों पर हैं, एक भाषा के आधार पर और दूसरा क्या होता है? धर्म के आधार पर। तो ये बात आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 की जब हम लोग बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मनपसंद के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे। इसका प्रावधान कहां पर मिलता है? तो आर्टिकल 30 में आपको देखने को मिलता है। और ये किसके लिए होता है? तो ये सभी की सभी बातें जो हैं वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही आती हैं। अब यहां पर एक सवाल आता है कि मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं, तो मनपसंद के शिक्षण संस्थाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों के लिए शैक्षणिक विकास में सहायक होती हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर अल्पसंख्यक वर्गों के मनपसंद की शिक्षण संस्थाएं। तो सरकार के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थाएं होंगी उनको वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदान करने में किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये कहता है आपका आर्टिकल 30। तो जो जनरली आपके आर्टिकल्स हैं इन सभी की चर्चा हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है। और यहां से जैसे आप देखते हैं कि आर्टिकल 31, 32, 33 ये सभी जो हैं, 31 हो गया या फिर 33 हो गया, 34 हो गया, यहां से आपको कोई सवाल नहीं बनते हैं, तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। और अब हम लोगों को बात करनी है एक बड़े ही महत्वपूर्ण आर्टिकल की जिसका नाम है, आप जानते हैं कि आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 जो है वो प्रावधान करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। तो हेडिंग बनाइएगा आर्टिकल 32 और यहां पर प्रावधान किसका है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान आपको यहां पर मिलता है।
जब संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर से पूछा गया कि पूरे संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको बताना होगा तो कौन सा आर्टिकल बताएंगे, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमारे अनुसार है वो है अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा तो बाकी के जितने भी अधिकार हमको मिले हैं उन सभी अधिकारों का कोई भी मोल नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए एक सवाल आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यह प्रश्न आए तो इसका दो उत्तर होता है। संविधान की आत्मा अगर किसी का नाम नहीं दिया है, इन जनरल पूछा गया है, तो आत्मा हो जाती है संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल आप लगाएंगे। अगर यही सवाल आत्मा से ही संबंधित पूछा जाए और कह दिया जाए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन होगी, तो आंसर फिर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। और इसमें प्रावधान किसका किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात क्लियर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, आंसर होगा आपका प्रियम्बल। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आपको एक बात समझनी है कि इसका जो प्रावधान होता है ये होता है अनुच्छेद 32 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो हमारी न्यायपालिका होती है इसको 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति मिलती है। 5 प्रकार की रीट्स जारी करने की शक्ति। हमने न्यायपालिका लिखा है, इसका मतलब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा और इसके साथ साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट भी आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति दी जाती है। अनुच्छेद 32 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये किसको मिल जाता है। अगर हम लोग आर्टिकल छोटे की बात करेंगे तो कोर्ट इसमें आपको बड़ा लगाना है, और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 226 लगाना है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और अगर बात करेंगे हाई कोर्ट को तो वहां पर आंसर आपका हो जाएगा 226। तो अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायपालिका को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कुल 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। कई बार सवाल यही पूछा गया है कि 5 प्रकार की रीट जो है वो जारी करने की शक्ति किसको मिलती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त होता है। बात क्लियर है। कौन कौन सी 5 प्रकार की रीट हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर निकल करके आते हैं, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर आपका आता है, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे और नंबरिंग भी करते रहेंगे, साथ साथ में उसके जो संबंधित पॉइंट हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रीट में खास करके हैं तो कभी कभी इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण न लिख करके बल्कि ऐसे भी लिखा जाता है, हैबियस कॉर्पस लिखा जाता है। तो इसको भी आप जरा ध्यान से समझे रहिएगा, और इसको कभी कभी हिंदी के रूप में काउंट करते हैं, कभी कभी इसको अंग्रेजी के रूप में। तो हैबियस कॉर्पस जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि हैबियस कॉर्पस रीट जो है इसमें मतलब इसका क्या होता है। तो अगर सिंपल सा इसका एक अर्थ जाने तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, सशरीर उपस्थित, सशरीर उपस्थित होना। बात क्लियर है। अब इसमें आपने पढ़ा होगा 2 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण थे, एक था 21 और दूसरा था 22। तो 21 और 22 का खास करके इन 2 आर्टिकल का जब किसी भी तरीके से उल्लंघन होता है, और यहां पर उल्लंघन का मतलब क्या होता है, गिरफ्तारी होता है, और ये कैसा होता है, यह एक प्रकार का आदेशात्मक होता है। जरा इस बात को थोड़ा सा समझिए और इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए कि आदेशात्मक है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए इस बात का आदेश दिया जा सकता है। अब यहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति
किसी को गिरफ्तार कर लेता है, तो गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार भी कैसे, 21 और 22 के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप। तो अगर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है, तब वहां पर न्यायालय आदेश देता है। जरा ध्यान समझिएगा कैसे बनाएंगे इसको। इसको लिखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को कौन गिरफ्तार करेगा, राज्य गिरफ्तार करे या कोई व्यक्ति गिरफ्तार करे, है ना। अगर किसी व्यक्ति को राज्य या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, तब न्यायालय आदेश देता है। न्यायालय आदेश देता है, किसको देगा, जिसने गिरफ्तार किया है, चाहे राज्य चाहे व्यक्ति। न्यायालय इस बात का आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय आदेश देगा गिरफ्तार व्यक्ति को, और क्लियर लिखेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करें। तब यहां पर क्या होती है, पूछताछ होगा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, और वहां पर इनको बताना होगा कि किस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। यहां पर गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताएंगे कौन, ये लोग बताएंगे जिन्होंने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, और अगर गिरफ्तारी का कारण सही है तब तो उसको अरेस्ट किया गया है वो आगे कंटिन्यू होगा, और अगर गिरफ्तारी का कारण सही नहीं है तब कंडीशन क्या होगी, सही नहीं है तो इसको क्या किया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का सामान्य अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। यह एक प्रकार की आदेशात्मक रीट होती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा राज्य या प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को राज्य या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तब न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। गिरफ्तारी का कारण उनसे पूछता है, अगर सही गिरफ्तारी का कारण है तो उसकी गिरफ्तारी बरकरार रहेगी, और अगर उनकी गिरफ्तारी का कारण सही से नहीं बता पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको बरी कर दिया जाएगा। ये होता है आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट नंबर 1 आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। बात क्लियर है। दूसरे नंबर पर आता है आपका परमादेश। दूसरे नंबर पर आपका है परमादेश, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैंडमस कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमादेश या मैंडमस कहा जाता है। और परमादेश का सीधा सा मतलब होता है, नाम से ही इसके कन्फर्म हो रहा होगा कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। भाई कौन आदेश देगा, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब अगर हो गया है तो आदेश हम किसको देंगे, हम उस व्यक्ति को आदेश देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। सार्वजनिक पद को धारण करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। सार्वजनिक पद को धारण करने वाले, सार्वजनिक पद को धारण करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब किया जाता है, जब यह अपने कर्तव्यों का, जब यह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तब क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा यह एक प्रकार की रीट जारी की जाती है। किसके खिलाफ, तो सार्वजनिक पद को धारण करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध। और इसमें न्यायालय उस प्राधिकारी से पूछता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनको जो कर्तव्य उनका होता है अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए न्यायालय जो है वो उनको आदेश देती है। कुछ इसके एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति या फिर राज्यों का जो राज्यपाल होता है, इसको इसके दायरे में नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ ऐसे अन्य प्राधिकारी भी आते हैं जिनके पास विवेकाधिकार होता है। विवेकाधिकार प्राप्त प्राधिकारी कैसे होता है,
तो अब किसी को अगर अगर कोई प्राधिकारी है और उसको कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, तो इस बात को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि उसका कर्तव्य है और उसने उसका पालन नहीं किया, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है उसके विवेक पर। तो यहाँ पर ये बातें भी रोकी गई हैं। जो सार्वजनिक इकाइयां हैं उनके खिलाफ नहीं होगा। तो राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति से किए गए करार को मानने के लिए अगर कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको भी मानने के लिए राज्य के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता है। कुछ इसके एक्सेप्शन हैं। सामान्य तौर पर आपकी परीक्षाओं में सवाल क्या पूछा जाता है, मैंडमस का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो हम आदेश देते हैं मैंडमस का यह अर्थ होता है सार्वजनिक पदों को धारण करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध इसको जारी किया जाता है। तब जारी करते हैं, ये भी आप ऐड कर लेंगे, तब जारी होगा जब यह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्राधिकारी है जिसको कुछ विवेकाधिकार दिए गए हैं तो उसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं। देश का राष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल है तो उसके खिलाफ भी इस रिट को जारी नहीं करवाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। यहां तक कि ये बातें आपको कन्फर्म हो गई हैं, इसको अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर आपकी जो रीट आती है, इसको हम लोग दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। दो प्रकार की रीट आपको एक जैसे देखने को मिलती है। तो पहले नंबर पर आपका क्या हो जाता है, जो पहली रीट आपकी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। एक रीट आपकी क्या है, प्रतिषेध है, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और दूसरा कौन सा होता है, सर्टियोरेराई। ये दो आपकी रीट हो गई। और दोनों की दोनों रीट जो हैं ये अधीनस्थ न्यायालयों के को जारी की जाती हैं। किसको जारी की जाती हैं, तो अधीनस्थ न्यायालयों को। अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करने का मतलब क्या होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे यह केवल किसके लिए होता है, न्यायिक अभिकरण यानी कि जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके खिलाफ। एक पॉइंट आप इसको भी लिख सकते हैं, न्यायिक अभिकरण के लिए इसको जारी किया जाता है। अब यहां पर जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पर एक चीज होता है कि क्षेत्राधिकार से बाहर अगर कोई भी सुनवाई करने के लिए कनिष्ठ न्यायालय जो है, जूनियर जो या कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों को सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, बात समझ रहे हैं। अगर कोई कनिष्ठ न्यायालय है यानी कि लोअर कोर्ट है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी विषय पर सुनवाई करने के लिए एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा होगा, प्रतिषेध होगा। और अगर इसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई निर्णय दे दे तब वहां पर कौन सा होता है, उत्प्रेषण होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। क्षेत्राधिकार से बाहर विषयों की क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों पर सुनवाई के लिए स्वीकार करना, तब कौन सा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिषेध रीट जारी होगी न्यायालय के द्वारा। अब यहां पर क्या है कि अगर चलने वाला कोई वाद है और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है, उससे उनके जो निर्णय दिए हैं निर्णय की जांच करने के लिए कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषयों पर सुनवाई कैसे कर दी। तो यहां पर क्या है, यहां पर सुनवाई नहीं हुई है, यहां पर सुनवाई उसकी नहीं हुई है। जबकि यहां पर क्या होती है, अगर क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों पर क्षेत्राधिकार के बाहर के विषयों पर सुनवाई कर दी जाए तो उसकी जांच की जाती है। उसकी जांच करना ये किस में होता है,
इसमें होता है आपका उत्प्रेषण, यानी कि यहां पर सुनवाई हो चुकी होती है जबकि यहां पर सुनवाई नहीं हुई होती है। तो यही मेन डिफरेंस होता है उत्प्रेषण और प्रतिषेध में। जब बात करते हैं उत्प्रेषण की तो वहां पर सुनवाई नहीं हुई होती, जब बात करते हैं प्रतिषेध की तो वहां पर जब बात करते हैं प्रतिषेध की तो सुनवाई नहीं होती, जब बात करते हैं उत्प्रेषण की तो वहां पर सुनवाई हो चुकी होती है। न्यायालय जो होता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी ऐसे विषय पर निर्णय दे देता है। अब उस निर्णय की जांच करवाना जो हायर कोर्ट होते हैं उनका ये काम होता है कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय पर सुनवाई कैसे कर दिया। पांचवा और आखिरी जो है वो है आपका अधिकार प्रेक्षा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकार प्रेक्षा इसको बोला जाता है, या इसी को कहते हैं कोवारंटो। कोवारंटो इसको बोला जाता है। ये वाली रीड जो होती है कोवारंटो का मतलब यहां पर क्या होता है? कोवारंटो में अगर आप देखेंगे, कोवारंटो अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? यहां पर होता है किस प्राधिकार से। इसका मतलब क्या होगा? किस प्राधिकार से या किस अधिकार से। जब किसी के द्वारा किसी सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से ग्रहण कर लिया जाता है, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से उसको ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात ऐसा कोई पदाधिकारी है जिसने कार्य करने लगता है जिसमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, तब वहां पर क्या होता है कि उसे वैधानिक अधिकार न होने पर न्यायालय उनसे ये पूछता है कि आप किस अधिकार से इस सार्वजनिक पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये होता है आपका अधिकार प्रेक्षा। तो बात क्लियर हो गई। पांचों प्रकार की रीट को हम लोगों ने देख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा आपका जो हेबियस कॉर्पस है, इसके बाद हम लोगों ने मैंडमस को देखा, फिर आपका प्रोहिबिशन, सर्टियोडेराई और उसके बाद कोवारंटो को हम लोगों ने देखा है। ये 5 प्रकार की रीट आपकी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इस पर आधारित जितने क्वेश्चंस आए हैं PYQ उसको आप करिए। तो फंडामेंटल राइट तक की बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए हम लोगों की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये 2 चैप्टर आपको अगली क्लास में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।